प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर, वो भी थर्ड पेपर। बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर। पेपर का नाम है बच्चों युद्ध का अध्ययन। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज युद्ध के प्रकार का फेफ भाग। ठीक है बच्चों, फेफ भाग। कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज अपरंपरागत युद्ध या गैर परंपरागत। ठीक है बच्चों, अपरंपरागत या गैर परंपरागत। इसमें जो है दो प्रकार के युद्ध आते हैं। कौन कौन? पहला नंबर परमाणु युद्ध, दूसरा होता है छापामार युद्ध। ठीक है बच्चों, परमाणु युद्ध, सीमित परमाणु युद्ध और असीमित परमाणु युद्ध, और दूसरा है छापामार युद्ध। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी में अलग अलग करके इसका पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु युद्ध के बारे में। ठीक है बच्चों, परमाणु युद्ध अगर देखा जाए तो 1945 के बाद परमाणु बम का निर्माण किया गया। 1945 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में ही, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतिम दिनों में परमाणु बम का निर्माण किया था अमेरिका ने इसका जो है 16 जुलाई 1945 को प्रथम परीक्षण किया था, और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका जो है प्रयोग भी कर दिया गया। कहाँ पर? दो जापानी नगरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर कम से कम 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को इनका प्रयोग किया गया। और तब के बाद यानी 1945 में सर्वप्रथम परमाणु बम अमेरिका ने बनाया। और वैसे भी परमाणु युग में हम लोग प्रवेश करते हैं 1945 में ही। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसके बाद जो है जो अन्य राष्ट्र थे उन्होंने भी बनाना शुरुआत किया और बहुत से राष्ट्रों ने बना लिया। और वर्तमान समय में लगभग 44 या 45 राष्ट्र ऐसे हैं जिनके पास परमाणु बम बनाने की क्षमता मौजूद है। परमाणु बम भले ही बना के ना रखे हों, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी, कच्चा माल, सब कुछ उपलब्ध है। जब चाहें वो तब बना सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए, इसमें जो परमाणु बम बनाने वाले राष्ट्र हैं 1945 में अमेरिका ने बनाया और उनका प्रयोग भी कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी नामक नगरों पर, दो जापानी नगरों पर, उनको ध्वस्त कर दिया उसने। और 1949 में सोवियत संघ ने बना लिया, 1952 में ब्रिटेन ने बना लिया, 1960 में फ्रांस ने बना लिया, 1964 में चाइना ने बना लिया, और बच्चों 1974 में भारत ने बना लिया। ठीक है, 1974 में भारत ने बना लिया। लगभग 1998, हाँ लगभग उसी के आसपास जो है पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु विस्फोट किया था। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे देखा जाए तो परमाणु बम जो है ये संपूर्ण युद्ध एवं संपूर्ण विनाशक हथियार है। कहने का मतलब जिस राष्ट्र पर इसको प्रयोग कर दिया जाए लगभग पूर्ण रूप से वो राष्ट्र तबाह हो सकता है। और उस समय के जो बम है वो छोटे छोटे बम थे, और वर्तमान में ऐसे ही जो है इतने सारे बम मौजूद हैं धरती पर। अमेरिका, सोवियत संघ और ये सभी राष्ट्र जो भी हैं परमाणु युग के अस्थायी सदस्य जो भी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और भी जो अन्य राष्ट्र हैं, सबको मिलाकर खास करके जो जखीरे का भंडार है वो है यूएसए और यूएसएसआर, अर्थात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, अर्थात। और वर्तमान समय में सोवियत संघ को 14-15 भागों में विभाजित हो गया है, जिसके कारण वो सोवियत राष्ट्र अलग हो गए हैं और ये केवल संघ बचा है। संघ तो समाप्त हो गया, केवल केवल रूस बचा है। ठीक है, अब देखिए, जब जो है इन दोनों राष्ट्रों के पास इतना सारा जो है जखीरा मौजूद है कि ऐसी ही धरती को लगभग 60 बार विनाश कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और वह संपूर्ण विश्व जापानी नगरों के विनाश से इतना आतंकित हो गई तो परमाणु युद्ध के खतरे से ही जो है वो भय से थर थर कांपने लगी। और इसी खतरे से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, क्योंकि बच्चों परमाणु ऐसा ना हो कि परमाणु बम सबके लिए खुला हथियार हो जाए और सभी जो है परमाणु बम बनाने लगे और सभी परमाणु बम बनाकर परमाणु युद्ध लड़ने लगे, तो धरती का क्या होगा। इसके लिए यानी आने वाली संततियों को, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया।
ठीक है। और यही वजह है कि परमाणु बम का निर्माण हुए आज लगभग जो है 50, 20, 70, 5, 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक इनका प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, संभावनाएं जरूर होती रहीं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन राष्ट्रों के प्रयास से परमाणु युद्ध पता जो है अभी टाला जाता रहा। ठीक है बच्चों, चलिए, कहने का मतलब परमाणु बम ये संपूर्ण युद्ध का हथियार और संपूर्ण विनाशक हथियार के रूप में सामने आया 1945 में। अन्य राष्ट्रों ने के पास भी अब मौजूद है और ये संपूर्ण विश्व जापानी नगरों के विनाश लीला जो अमेरिका ने किया था उससे आतंकित था। और ये भी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर यदि परमाणु युद्ध हुआ तो संपूर्ण विश्व का विनाश होना तय है। और इसी के संदर्भ में आइंस्टीन ने कहा था कि अगर तृतीय विश्व युद्ध लड़ा गया और भी उसमें परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया तो संपूर्ण मानव सभ्यता जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई युद्ध होता है, पहली बात तो मानव का जैसे पुनः जो है रचना होगी। फिर अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है तो पत्थर और लाठियों से लड़ा जाएगा, अर्थात प्राचीन काल का पत्थर युग फिर से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तो भारत, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया, जापान जैसे राष्ट्रों के पास भी परमाणु हथियार और तकनीकें मौजूद हैं। ये जब चाहें तब बना सकते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान जैसे, उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्र जो है तो परमाणु बम कुछ न कुछ तो अपने पास रख ही लिए हैं, लेकिन जापान हो गया, ईरान हो गया, इन सब के पास परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जब चाहे तब बना लेंगे। ठीक है बच्चों, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान चूँकि आतंकवादियों का एक पोषक देश के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने से आतंकवादियों के पास भी परमाणु हथियार जाने का खतरा बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर ऐसी स्थिति में एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र के पास अगर परमाणु बम हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? संपूर्ण मानव सभ्यता हर समय खतरे में पड़ी रहेगी, क्योंकि आतंकवादियों का स्वभाव से आप सब लोग परिचित ही हैं। आतंकवादी कितने अच्छे स्वभाव के होते हैं। ठीक है बच्चों, और तत्कालिक विनाश से लेकर भविष्य तक का विनाश संभव होगा परमाणु हथियारों से। ठीक, परमाणु युद्ध की विनाश लीला से आतंकित राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा हेतु 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। ठीक है बच्चों, और परमाणु युद्ध में इनसे देखा जाए तो इसके 4 प्रकार की विशेषताएं इनमें देखने को मिलती है जहां पर परमाणु बम गिराया जाता है। ठीक है, जहां पर परमाणु बम गिराया जाता है और जिसका प्रभाव, उसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, इसमें 4 प्रकार के प्रभाव होते हैं बच्चों: विस्फोट, ऊष्मा विकिरण या ऊष्मा कौन, प्रारंभिक नाभिकीय विकिरण और शेष नाभिकीय विकिरण। अब देखिए, परमाणु विस्फोट से 4 प्रभावों में से 3 का प्रभाव एक मिनट से भी कम समय के लिए होता है और चौथा प्रभाव अवशेष नाभिकीय विकिरण के लिए लगभग सैकड़ों वर्षों तक ये इसका प्रभाव सामने दिखता रहता है। जैसे जापान में बच्चे आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं, ये उसी नाभिकीय विकिरण का प्रभाव है जो वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के वातावरण में अभी भी जो है अपने होने का प्रमाण दे रहा है। ठीक है बच्चों, नाभिकीय विस्फोट से अत्यधिक ऊर्जा निकलती है जिसके कारण ताप दाब में बहुत अधिक वृद्धि होती है। विस्फोट केंद्र के चारों तरफ के ठोस एवं द्रव पदार्थ तप्त यानी तरल यानी लाल गैसों में बदल जाते हैं, गर्म गैसों में। इसलिए गैसों का आयतन और वायुमंडल में दाब अत्यधिक बढ़ जाता है। इस दाब के कारण सभी खड़ी चीज़ें गिर जाती हैं, जैसे मकान, टावर, पुल। ठीक है, ये सभी गिर जाते हैं और ताप बढ़ जाने के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की भारी कमी आ जाती है। बच्चों, वैसे भी जो है जिस कमरे का तापमान बढ़ाया जाता है, जैसे हम आप लोग वो जो है ठंडी के दिनों में वो गर्म हवा फेंकने वाली मशीन लगा के सोने के आदी होते हैं। देखिए, इतना ध्यान रखिएगा कि जिस कमरे में आप ऐसे सोएं, इस तरह सोएं, उसमें छोटे बच्चों को मत लेटाइएगा। छोटे बच्चों की ठंडी दूर करना हो तो आप उनको कंबल, रजाई, लिहाफ इन सबसे ओढ़ा कर आप रख सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था मत दीजिएगा क्योंकि कमरे में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप तो उठकर भाग सकते हैं, लेकिन वो छोटा सा बच्चा दम घुटने की वजह से परेशान हो जाएगा, हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए, और ताप का व्यक्तियों पर 2 प्रकार का प्रभाव पड़ता है।
एक तो झुलस जाते हैं लोग और शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, और ताप बढ़ने से गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग नदियों की ओर भागने लगते हैं और नदियों में कूद पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये कि वो नदियाँ भी उनको बचाने में सक्षम नहीं होती और थोड़ी ही देर में नदियों का पानी भी उबलने लगता है। ठीक है बच्चों। और विस्फोट के बाद जब आग की आंधी चलती है तो आग की आंधी से वहाँ जो उससे जो गैसें निकलती हैं ये सब उड़कर ऊपर आसमान तक पहुँच जाती हैं, और कुछ समय बाद वही रेडियोधर्मी धूल नीचे आती है तो आकर यहाँ पर जो मलबे यहाँ बचे होते हैं उसमें जम जाती है, वातावरण में मिल जाती है, मलबे में जम जाती है, तो जिसका प्रभाव लगातार उससे वहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं, जिसका प्रभाव हमेशा जो है चलता रहता है। और नाभिकीय विस्फोट से उत्पन्न वायुमंडल ये रडार को सही संकेत देने को भी विफल कर देता है। ठीक है बच्चों। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं और गैर पारंपरिक युद्ध का जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो है छापामार या गुरिल्ला युद्ध। ठीक है बच्चों, ये भी जो है गैर पारंपरिक युद्ध है। दो प्रकार के युद्ध है गैर पारंपरिक में, छापामार या गुरिल्ला युद्ध और परमाणु युद्ध। ठीक है, ये गुरिल्ला युद्ध क्या है? ये क्रांतिकारी युद्धों को लड़ने की युद्ध कला है या क्रांतिकारियों की युद्ध कला है। ठीक है, ये मुख्यतः साम्यवादियों का हथियार माना जाता है, क्योंकि साम्यवादी जो है ये क्रांति के बाद ही साम्यवाद की स्थापना हुई है। चाहे लेनिन का साम्यवाद हो, चाहे माओ का साम्यवाद हो, चाहे फिदेल कास्त्रो का क्यूबा का साम्यवाद हो, जो भी है क्रांति के बाद ही जो है ये साम्यवाद पैदा हुआ है। क्योंकि बच्चों साम्यवाद जो है एक प्रकार से ये गरीबों की युद्ध कला है। क्रांतिकारी युद्ध या छापामार युद्ध ये गरीबों की युद्ध कला है, बड़ी से बड़ी सेनाओं के विरुद्ध कमजोरों की युद्ध कला। ठीक है, अमीरों के विरुद्ध गरीबों की युद्ध कला। ठीक है, और ये जो है उन क्षेत्रों में ये कार्यवाहियाँ होती हैं जो आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक रूप से पिछड़े होते हैं तथा जनता सत्ता दल से क्षुब्ध होती है, अर्थात जनता जो है गवर्नमेंट से, शासक से नाराज होती है उसके कार्यों के कारण। कार्य चाहे जो भी हो, भेदभाव, जातिवाद, भेदभाव, क्षेत्रवाद, बेरोजगारी, ठीक है, चाहे जो भी कारण हो उससे नाराज होती है, जिसके कारण बेरोजगारी, गरीबी, भोजन की समस्या, सामाजिक व आर्थिक असंतोष गुरिल्ला युद्धों या क्रांतिकारी युद्धों को जन्म देती है। जिस राष्ट्र में ये उथल पुथल मचेगी वहाँ पर सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी वर्ग का जन्म जरूर होगा। ठीक है बच्चों, जैसे अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध भारतीयों का क्रांतिकारी युद्ध, भारतीय क्रांतिकारियों के नाम आप जानते ही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और विश्व की आतंकवादी गतिविधियां गुरिल्ला युद्ध कर्म का ही परिणाम होती है। ठीक है बच्चों, आतंकवादी जो भी होते हैं वो गुरिल्ला युद्ध ही लड़ते हैं। भाई मारो और भागो की तकनीक है गुरिल्ला युद्ध। बड़ी सी बड़ी फौज से छोटी सी छोटी सेनाओं द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध है गुरिल्ला युद्ध कर्म। आतंकवादी भी तो मुट्ठी भर ही होते हैं ना, ये भी उसी तकनीक का प्रयोग करते हैं, बस आराम से बम विस्फोट करके बचा लेते हैं अपने आप को जो है मार कर कहीं आक्रमण करके भाग लेते हैं, किसी की हत्या करके भाग लेते हैं, कहीं बम फेंक कर भाग लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए गुरिल्ला या छापामार युद्ध की परिभाषा। चलिए परिभाषा क्या है, माओ ने क्या कहा है। माओ से तुम जिसे आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जन्मदाता कहा जाता है। बच्चों याद रखिएगा, माओ ये जो है चीन के विचारक थे, चीन के गुरिल्ला सेना नायक थे। इन्हें जो है आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जन्मदाता कहा जाता है या आधुनिक गुरिल्ला युद्ध का जनक कहा जाता है। ठीक, छापामारों ने क्या कहा है, छापामार युद्ध कला एक ऐसा हथियार है जिसे अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, सेना, सैन्य उपकरणों से कमजोर राष्ट्र अपने शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध प्रयोग करता है। अर्थात कमजोर राष्ट्र अपने ताकतवर दुश्मन के विरुद्ध प्रयोग करता है, जिसके पास हर चीज कमजोर हो, जिसका वो गुरिल्ला युद्ध लड़ता है। ना ठीक से हथियार हो, ना ठीक से जो है रहने की व्यवस्था हो, ना ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक हो, वो जो है गुरिल्ला युद्ध कला लड़ता है। अब देखिए ओफांका ने क्या कहा है बच्चों, इधर देख लेते हैं। इन्होंने कहा है गुरिल्ला युद्ध का तात्पर्य लघु युद्ध से है। इसका प्रयोग उन गैर पेशेवर सैनिकों द्वारा किया जाता है जो अपने राष्ट्र की नियमित सेना या अन्य किसी आक्रमणकारी सेना अथवा राष्ट्र
कि किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करने वाली सेना का विरोध करते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करने वाली सेना का विरोध करते हैं। इसकी रणनीति क्या होती है? शत्रु को हतोत्साहित करने के लिए तोड़फोड़, घात लगाना, आतंकित करना, मारो और भागो की युद्ध कला। ठीक है बच्चों, चलो इसमें आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है इसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ो लिखो